प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी। अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी महामंत्री, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी से आग्रह करूंगा, आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय प्रियंका गांधी जी। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मेरे भाई राहुल जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, अमेठी के कांग्रेस परिवार के सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जगदीशपुर है, मैं 13 साल की थी जब पिताजी के साथ यहीं से कुछ किलोमीटर दूर तातारपुर के एक छोटे गांव के पास हम रहते थे और वहां से अपने पिताजी के जीप में उनके साथ बैठकर गांव-गांव में जाते थे, आप सबसे बात करते थे, आपकी समस्याओं को समझते थे। आज कुछ ही दिनों में मैं 50 साल की होने वाली हूं। ये एक बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ। आपने निभाया, हमने निभाया। मैं हमेशा यहाँ आती थी तो मैं हमेशा कहती थी, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है और वो रिश्ता आज भी कायम है। आपसे कोई शिकायत नहीं है, न कभी हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चाहे कोई कितना भी समझाए, सच छिप जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इंसान को अपने ही अनुभव से, अपने ही एहसास से सच्चाई पहचाननी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां बनी, इससे आप भी सीखे, हम भी सीखे। आपने हमें एक संदेश दिया, हमने उस संदेश को स्वीकार किया और आज अगर हम यहां आपके सामने खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए, आपके और हमारे बीच का रिश्ता कभी टूट न पाया। पिछले चुनाव में यहां एक झूठ का जाल फैलाया गया। उस जाल को किसने फैलाया? उन्हीं लोगों ने फैलाया जो देश भर में पिछले 2.5 सालों से, उससे पहले पिछले 5 सालों से, 7.5 सालों से झूठ का जाल फैला रहे हैं। आप में बहुत विवेक है, पहचानिए क्या हो रहा है। 2.5 सालों में क्या हुआ? जब से ये उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी, जब से देश में नई सरकार बनी, नहीं, सिर्फ हम 7 सालों की बात नहीं, हम 2.5 साल की बात करते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले कोरोना काल आया, कोरोना की पहली लहर। उस समय अचानक लॉकडाउन किया गया। तमाम अमेठी के वासी अलग अलग प्रदेशों में फंसे थे। मुझे याद है रात के 2-3 बजे तक हम सब मंच पे बैठे, अनेक नेता, बहुत सारे मेरे यहाँ के कार्यकर्ता, प्रदीप सिंघल जी, हम सब फोन पे रहते थे 2-2:30 बजे तक। सुबह उठ के 6 बजे से शुरू, अमेठी से फोन आते थे, रायबरेली के लोगों से फोन आते थे। कोई सूरत में फंसा था, कोई मुंबई में फंसा था, कोई मणिपुर में फंसा था, कोई छत्तीसगढ़ में फंसा था, कोई झारखंड में फंसा था। और सब जब हम फोन लगा के उनसे बात करते थे,
रो के कहते थे दीदी हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमें घर जाना है दीदी, हमें बस इतनी मदद कर लो, हमारे परिवार तक पहुंचा लो। कहां थी ये भाजपा की सरकार? कहां थी आपकी सांसद? कहां थी? क्या आपकी मदद की? जब कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है तुम बसों का इंतजाम नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को घर पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हो, जबकि आपकी जिम्मेदारी है, हम करते हैं, हमने बस खड़ी की, क्या आनी थी वो बस? उनको ठुकरा दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर आई, क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी थी। यहां पे मौजूद मेरे साथी हैं, हमने कितना प्रयास किया कि हम छत्तीसगढ़ से यहां अमेठी के लिए, रायबरेली के लिए ऑक्सीजन की ट्रक भेजें। प्रशासन ने मना किया, यहां ऑक्सीजन से लोग दम तोड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी ट्रक को आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राजनीति कर रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, जब हम बस भेज रहे थे तब भी कहा, जब हम ऑक्सीजन भेज रहे थे तब भी कहा कोई बात नहीं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भेज रही है, इसमें नाम नहीं लिखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, मीडिया को नहीं बताएंगे, आप ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लीजिए। डीएम साहब से कहा आप ले लीजिए, रख लीजिए, लोगों को की मदद करिए, फिर भी मना किया। बड़ी मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद रायबरेली में उन्होंने स्वीकार किए ऑक्सीजन के सिलेंडर और लोगों की मदद की। कोरोना के बाद क्या हुआ? किसान का आंदोलन शुरू हुआ। आपने देखा देश भर में किसान त्रस्त है। आप मुझे बताइए, आपको खाद मिल रही है सही दाम पे? मैं ललितपुर गई हूं उन परिवारों के पास जिनके सदस्य खाद की लाइन में खड़े होकर जिनकी मृत्यु हो गई है। लाइन छोड़ने के लिए डर लग रहा था कि हम लाइन छोड़ देंगे तो हमें खाद नहीं मिलेंगी। घर नहीं गए, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, वहीं पे गिरकर मर गए। मैं उनके घर गई हूं। ये सरकार आपको खाद भी नहीं दिलवाती, बल्कि उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो देखते हैं वितरण केंद्र में क्या हो रहा है। क्या पता चला? सरकारी वितरण केंद्र बंद, प्राइवेट वाले खुले हैं। प्राइवेट वाले में बड़ी बड़ी लाइनें हैं, खाद नहीं मिल रही है। क्या मतलब है इसका? सोचिए, ये बहुत गहरी बात है, मैं अभी समझाऊंगी आपको। आपके पास यहाँ पे आवारा पशु की समस्या है कि नहीं है? सरकार ने क्या किया इसको सुलझाने के लिए? आपने कल परसों देखा गौशालाओं के नाम पे क्या हो रहा है? ट्रकों में ले जाकर गाय को दफनाया जा रहा है। सांस ले रही है गाय, उसके ऊपर रेती लगा रखी है, दफनाया गया है जिंदा। ये हो रहा है आपके प्रदेश में। जब बताइए, आज किसान इतना त्रस्त है, आपको गेहूं का दाम नहीं मिलता, आपको खाद नहीं मिलता, जहां गन्ना उगता है उनको सही दाम नहीं मिलता, आवारा पशु से आप त्रस्त हैं। कोई आ रहा है आपकी मदद के लिए? तो सच्चाई क्या है इस सरकार की? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? किसानों को पहियों के, गाड़ी के पहियों के तले मारा गया। किसने मारा? बहुत अच्छा, सब जानते हैं किसने मारा। और किसके साथ मंच पे खड़ा होता है वो? किसके साथ मंच पे खड़ा होता है? आज तक उसको किसने बर्खास्त नहीं किया है। तो सच्चाई आपके सामने है। मैं हमेशा कहती हूं, अमेठी और रायबरेली की जनता में बहुत विवेक है, बहुत समझदारी है। सच्चाई आपके सामने, आपको साफ दिख रही है। जो विज्ञापनों पे लिखा है वो झूठ है, असलियत आप जी रहे हैं। आज मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, कौन बोझ उठाता है समाज का? बताइए, आप उठाती हैं ना? आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, आप खरीदने जाएं तो कितने का मिलता है? 1000 रुपए का सिलेंडर। सरसों का तेल कितने का मिल रहा है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल कितने का मिल रहा है? आपको ये सरकार चाहिए? आपको ऐसी निर्मम सरकार चाहिए? आपको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो गन्ना का बकाया नहीं दे सकते,
खाद का दाम कम नहीं कर सकते, आपको गेहूं का दाम सही नहीं दे सकते, धान का दाम सही नहीं दे सकते, लेकिन 8,000 करोड़ के रुपए के हवाई जहाज में उड़कर आपके यहां वाराणसी में नौटंकी करने आ सकते हैं। सबकी आस्था होती है, सबकी आस्था होती है, सबका धर्म होता है, सब दिखावा नहीं करते, सब उस धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। आप समझ लीजिए किस तरह हर चुनाव में सिर्फ सांप्रदायिक बातें और जातिवाद की बातें होती हैं। मैं पूछती हूं कि चुनाव में आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपने क्या किया? 70 सालों की बात करते हैं ना, 7 सालों में क्या किया दिखाइए, दिखाइए। मैं बताती हूं अमेठी में क्या किया गया। यहाँ BHEL, सेल, HAL, यहाँ पे फुर्सतगंज, यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, किसने लगाई? बंद किसने की? यहाँ पे फूड पार्क लगने जा रहा था, कहीं और कहा किसने भेजा? रायबरेली में एम्स खुला है, किसने खोला? और बंद कौन करा रहा है? कैसे व्यवस्था नहीं कर रहे हैं वहां कोरोना के समय भी? तो सच्चाई आपके सामने है। मैं जानती हूं कि इस सच्चाई को आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, पूरा प्रदेश समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। आज महंगाई से कौन मर रहा है? संघर्ष कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी के दोस्त कर रहे हैं। आपको लगता है जितने भी बड़े बड़े सरकारी कंपनियां बनी जो कांग्रेस द्वारा बनाई गई, क्या किया जा रहा है उनका? किसको बेची जा रही हैं? मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेची जा रही है। आपको फुसलाया जाता है। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग की, सब निषादों को बुलाया, बोला कि आरक्षण की बात होगी, की नहीं की बात। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बना रखा है आप लोगों को। चुनाव के समय सिर्फ आपको बुलाते हैं, आपका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पूरी सरकार में फायदा सिर्फ इनके उद्योगपति मित्रों का हुआ है, तरक्की सिर्फ उनके उद्योगपति मित्रों की हुई है, विकास सिर्फ उद्योगपति मित्रों का हुआ है। सिर्फ भाजपा के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो और उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र वही फूल रहे हैं, फल रहे हैं। आप त्रस्त हैं, परेशान हैं, और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं, बदल डालिए ये सरकार। बहुत हो गया है, बदल डालिए इनको। सबक सिखाना है तो इनको सिखाइए, आपके सामने ना आए एक बार फिर अगर आपके विकास की बात नहीं करेंगे, अगर ये नहीं बताएंगे कि आपके लिए क्या करना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ कांग्रेस करेगी। 2,500 रुपए में गेहूं और धान खरीदेगी। 400 रुपए पाएगा गन्ना का किसान। आप सबकी बिजली बिल हाफ की जाएगी। जिन दुकानदारों और छोटे व्यापारियों ने कोरोना काल में बिल भरी लेकिन उनका व्यापार नहीं हो पाया, उन सब का बकाया माफ किया जाएगा। कोरोना की मार, जो आर्थिक मार है, सबसे ज्यादा जिन परिवारों को हुई उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। इसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो 10 लाख का इलाज सरकार कराएगी। मेरी बहनों, सुन लो आपके लिए हम क्या करना चाहते हैं और मौका दो करने का।
आपके लिए सबसे पहले आपको राजनीति में भागीदार बनाने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे। छात्राओं को क्या मिलेगा? स्मार्टफोन और स्कूटी। क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? आपकी सुरक्षा के लिए और आपको सशक्त बनाने के लिए। आपको एक गैस सिलेंडर देके खुश है ना सरकार? कहती है महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दे दो, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। मैं कहती हूं महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो, महिलाओं को मदद करो, महिलाओं को रोजगार दो, राजनीति में लाओ, और एक सिलेंडर नहीं 3 गैस सिलेंडर आपको देंगे हम। मैं जानती हूं कि आज विधवा पेंशन बहुत कम है, उसे हम 1000 रुपए तक बढ़ाएंगे। आंगनवाड़ी और आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की मेरी बहनें, आशा बहुएं, आपके लिए 10,000 रुपए का प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। और अपनी बहनों को सशक्त बनाने के लिए हर जिले में हम वीरांगना विद्यालय शुरू करेंगे, जिसमें आपको दक्षता, आपको शिक्षा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और इसके साथ इससे भी ज्यादा काम करना चाहते हैं। आप मौका दीजिए और समझदार बनिए। बहुत हो गया है, बहुत गुमराह कर लिया है आपको। जागिए, जागरूक बनिए जैसे हमेशा रहे हैं आप। जितनी भी राजनीति हम जानते हैं, जो भी हमने सीखा है, किसने सिखाया? आप सबने सिखाया। 13 साल की उम्र से यहाँ आ रहे हैं, आपने सिखाया कि राजनीति सेवा होती है, आपने सिखाया कि काम करना पड़ता है लोगों के लिए, आपने सिखाया कि लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए घर घर जाना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। आप ही ने सिखाया कि जो भी हम हैं आप ही की वजह से हैं। आज एक बार फिर बहुत दिनों बाद यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई और मुझे गर्व है कि मैं भी अमेठी के परिवार की एक सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इसी के साथ मैं अपने भाई राहुल जी को बुलाना चाहती हूँ आपको संबोधित करने के लिए। धन्यवाद। प्रियंका जी, अजय लल्लू जी, मोना मिश्रा जी, राजेश मिश्रा जी, विजय पासी जी, राधेश्याम जी, दीपक सिंह जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, नईम अहमद जी, लालजी देसाई जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, प्रदीप सिंघल जी, पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारी बहनें आई हैं, आपका भी आज यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज यहां वापस आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपने जो प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। प्रियंका ने अपने भाषण में हमारा और आपका जो रिश्ता है उसके बारे में बोला।
उन्होंने आपको याद दिलाया कि जब हम छोटे थे, हम पिता के साथ, राजीव जी के साथ यहां अमेठी आते थे। मुझे याद है आजकल यहां पे पक्की सड़कें हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां पे सड़कों का जाल, नेशनल हाईवे का जाल फैलाया है, मगर उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी। जो यहां आज थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा कि अमेठी में ऐसे गांव हुआ करते थे जो बारिश के समय तालाब बन जाते थे। याद है आपको? और मुझे याद है हम आते थे, गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, इतने इतने पानी में पापा के साथ हम गांव में जाते थे। तो ये रिश्ता जो है ये सालों पुराना रिश्ता है और ये सच्चाई का रिश्ता है। ये झूठा रिश्ता नहीं है। जो हम आपसे कहते हैं, दिल की बात हम आपसे करते हैं, चाहे वो प्रियंका हो, मैं हूं, मेरे पिता हो, दादी हो, परदादा हो, दादा हो। सच्चाई का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। राजनीतिक रिश्ते में लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, झूठ बोल जाते हैं, मगर हमारा पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है और ये आगे भी बहुत लंबा रिश्ता चलेगा। तो हमें ना झूठ बोलना है, ना हमें झूठ की जरूरत है। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जब मैं यहां एमपी था, हमने जबरदस्त विकास का काम आपके साथ किया। मैंने अभी आपको बोला, सड़कों का जाल, चाहे वो पीएमजीएसवाई रोड हो, सीआरएफ हो या फिर नेशनल हाईवे हो। आप हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, अमेठी में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अमेठी से निकलते हैं और इसका आपको जबरदस्त फायदा हुआ है और आने वाले समय में और भी फायदा होगा। एफडीडीआई, एचएएल, बीएचईएल, राइफल की फैक्ट्री, ट्रिपल आईटी, ये सब काम हमने आपको करके दिया। रेलवे स्टेशन, नई रेलवे लाइन हमने करके दिया। प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने आपसे स्वयं झूठे वायदे किए। छोटा सा उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा कि AK-203 की फैक्ट्री बीजेपी ने दिलवाई। सबके सामने पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैक्ट्री दिलवाई। प्रधानमंत्री आगे झूठ कह जाते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक रिश्ता है आपके साथ, उनका पारिवारिक रिश्ता आपको छोड़ो किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं। आप देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। सुनिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा एक आदमी स्वयं गंगा में स्नान कर रहा है। मैंने कभी पहले देखा नहीं, शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक आदमी जाकर बाकी सबको परे कर दिया। योगी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया, कहा नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं,
पूरी दुनिया को देखना है कि एक आदमी अकेला गंगा में स्नान कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपसे बात की, मैंने कहा कि हम वो आपने देखा वो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो आपने आंखों से देखा, आपने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे। आपको याद होगा जब नरेंद्र जी छोटे थे, उन्होंने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी। मुझे तो लग रहा था तैरना ही नहीं आता, वो अलग बात। मुश्किल से मतलब हाथ फैला फैला के। खैर, देखिए आजकल देश में धर्म की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, हो रही है पूरे देश में। तो हिंदू क्या होता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। और अगर उदाहरण देखना हो तो हमारे सामने सबसे बेहतर उदाहरण महात्मा गांधी। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब उन्होंने अपनी अपनी पूरी जिंदगी सच को समझने में लगा दी। किताब का नाम दिया माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मैंने सच्चाई के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा। हिंदू, दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू की छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था, और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है।
यह फर्क है भाइयों और बहनों। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत। एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदुत्ववादी महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे। तो नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की? मैं आपसे पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं देश के हर युवा को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ? सच्चाई या झूठ? हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के समय कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई, चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है। हिंदू या हिंदुत्ववादी? ये देखिए, हिंदू की जो भावना आती है कहां से आती है? वो अंदर से पैदा होती है। वो प्यार की भावना होती है, निडरता की भावना होती है। जिसके दिल में प्यार नहीं है उसके दिल में डर ही डर होगा। जिसके दिल में डर है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में बाकी लोगों के लिए प्यार नहीं है, जो बाकी दुनिया से गले नहीं लग सकता, वो हिंदुत्ववादी। हिंदू सबसे गले लगता है। हिंदू किसी से नहीं डरता है। हिंदू कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा स्वयं कि मैंने ये 3 कानून जो किए हैं, लागू किए हैं, ये किसानों के हित के लिए मैंने कानून लागू किए हैं। याद है? पूरे देश का किसान एक साथ खड़ा हो गया, कहता है नहीं, झूठ बोल रहा है, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है। ये 3 कानून हमारे हित के लिए, हित के नहीं है। ये 3 कानून अंबानी और अदानी के लिए बनाए गए हैं। पूरे देश के कानून, पूरे देश के किसान ने यह बोला। 1 साल नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? खालिस्तानी है, खालिस्तानी। झूठ। हिंदुस्तान के किसान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हिंदू या हिंदुत्ववादी? उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों और बहनों, यूपी का चुनाव है ना, भाइयों और बहनों गलती हो गई, माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी, माफी मांगता हूं। फिर से झूठ। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गलती नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों के लिए काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों से उनकी मेहनत, उनकी कमाई छीनकर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े पूंजीपतियों को दिलवाई। गलती नहीं थी भाइयों और बहनों, उसमें कोई गलती नहीं थी। वो उन्होंने जानबूझ के काम किया था। एक बार फिर क्या है? प्रेशर, प्रेशर, दबाव। एक और बात सुन लीजिए, हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता। हिंदुत्ववादी जरूर झुक जाएगा। देखिए,
जब गोडसे को, नथुराम गोडसे को फांसी लगी ना, बच्चे जैसे रोया था वो, पैर कांपे थे उसके। हिंदुत्ववादी गांधी जी रोए नहीं थे, 3 गोली लगी थी, हे राम बोला उन्होंने, एक आंसू नहीं निकला। ये होता है हिंदू, ये होता है हिंदू। तो मैं यहां क्यों आया? मैं आपको यह बताने आया हूं कि देखिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है, और यह रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। यह टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता, मैं आपको बताता हूं। प्रियंका ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, 30-35 साल पहले मैं यहां पिता के साथ आया। सालों से हम यहां आए हैं। 2004 में जब मैं पहली बार एमपी बना, आपके आशीर्वाद से एमपी बना, आपके प्यार ने मुझे एमपी बनाया। आपने मुझे अपना प्यार दिया है, आपने मुझे राजनीति सिखाई है, आपने मुझे, सबने मिलकर रास्ता दिखाया है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह पारिवारिक रिश्ता है, कभी नहीं टूटने वाला है। बस एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, झूठ और सच, झूठ और सच में आप फर्क पकड़िए। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, इस बात को आप पहचानिए और सच्चाई के साथ आप खड़े होइए। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बोला, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिट जाएगा नोटबंदी के बाद। सच या झूठ? काला धन मिट गया। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा। सच या झूठ? 2 लाख रुपए मिल गया। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने आपको जीएसटी दी। जीएसटी से छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को फायदा मिला। सबसे बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को फायदा मिला। कोरोना के समय प्रियंका ने बोला, सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स माफ किया, लाखों करोड़ रुपए। और जब मजदूरों ने, अमेठी के मजदूरों ने बस टिकट मांगा, ट्रेन का टिकट मांगा, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, तुम्हें हम ट्रेन का टिकट, बस का टिकट नहीं दे सकते। पैदल चलना है तो चलो, ट्रेन और बस में चलना तुम्हारा हक नहीं है। सच्चाई है। हमने मदद करने की कोशिश की, हमने बसें लगाई, चलने नहीं दी। ऑक्सीजन की बात प्रियंका ने करी। छत्तीसगढ़ की सरकार से हमने कहा कि अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, आप भेजिए। उन्होंने भेजा। नरेंद्र मोदी जी ने, यूपी की सरकार ने राजनीति की, आपको मरने दिया मगर ऑक्सीजन नहीं दिया। यह है सच्चाई भाइयों और बहनों। इसको आप पहचानिए। आपके साथ कौन खड़ा है, कौन आपको सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसको आप पहचानिए। आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, अमेठी की जनता आज यहाँ पे बैठी है, बहुत देर से ठंड में हाथ समेटे बैठे हैं। आज आपके बीच में आपका बेटा और आपकी बेटी आए हैं। हाथ उठाकर ताली बजा करके आशीर्वाद भी दीजिए और स्वागत भी कीजिए। मैं केवल आपके बीच में धन्यवाद देने आई हूँ और नमन करने आई हूँ अमेठी की जनता का। ये वो जनता है जिसने राजीव जी से लेकर सोनिया जी से लेकर राहुल जी का प्रतिनिधित्व किया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप धन्य हैं जो ऐसा प्रतिनिधित्व आपको मिला। बगल की विधानसभा है मेरी, हम सब चाहते हैं एक फैक्ट्री यहाँ पे आ जाए, पर कांग्रेस पार्टी ने 1 दर्जन से फैक्ट्रियां ला करके अमेठी की जनता को सौगात के रूप में दी है। जब हवाई जहाज उड़ता है तो हम टकटकी लगा के देखते हैं। अरे धन्य है आप लोग, आपको हवाई जहाज देखने की जरूरत नहीं है। फुर्सतगंज ला करके अमेठी की धरती पर अगर किसी ने रखा है तो कांग्रेस ने रखा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि विकास क्या, जो सूरज उगा था कांग्रेस पार्टी के राज में, वो कुछ समय के लिए अस्त हुआ है। सच विचलित हो सकता है, सच कभी परास्त नहीं हो सकता। अब फिर विकास का सूरज आपके बीच में है, आशीर्वाद दीजिए और अमेठी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा अगर कोई वापस ला सकता है, कोई पहचान वापस ला सकता है, तो राहुल जी के हाथ से और प्रियंका जी के हाथ से ही वापस लाया जा सकता है। आज आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भैया राहुल गांधी जिंदाबाद, बहन प्रियंका जिंदाबाद, बहन प्रियंका जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया बहन प्रियंका, राहुल भैया बहन प्रियंका, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। मैं प्रेमा सम्राट पूर्व विधायक नरेश रेड्डा राहुल प्रियंका जी के निमंत्रण पे आया हूँ। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद।